हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। एंड अब तक के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने वी फर्स्ट स्टडीड अबाउट टॉर्क। हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, उसका टेक्निकल डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स देखे। टॉर्क पढ़ने के बाद वी फिनिश्ड विथ कपल एंड उसके भी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं जो हम लोग जूम पे डिस्कस करने वाले हैं। Then we studied, there is something called as conditions of equilibrium, and conditions of equilibrium में हमने देखा conditions of translational equilibrium and we saw conditions of rotational equilibrium. Then when we started with the second lecture में हम लोगों ने देखा about center of mass. Center of mass के अब तक हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस देखे। पहला हम लोगों ने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में पॉइंट मासेस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर फ्रेम था। स्क्वायर फ्रेम के चारों कोनों पे 4 अलग अलग बॉडी था, उनका मासेस भी अलग अलग था। एंड देन वी वर सपोज टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। द मेथड वाज वेरी सिंपल। वी फर्स्ट डिसाइड एन ओरिजिन। ओरिजिन क्या होगा ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो मर्जी करे, जो मन करे वो आप ओरिजिन ले लो। वंस यू डिसाइड योर ओरिजिन, then you give the coordinates to each and every point mass. सिस्टम में जितने भी masses हैं आप सबको coordinate दे देते हो and then we apply the formula. The formula is also very simple. It is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 so on upon m1 plus m2 plus m3 plus m4 so on. जितने भी बॉडी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर फ्रेम में 4 बॉडी थे तो आपको 4 बार यूज़ करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे ट्रायंगल होगा तो वहाँ पे 3 बॉडी होते हैं तो आपको 3 बार यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक ऐसा सिंगल लाइन होगा तो यहाँ पर 2 ही बॉडी होने वाले हैं तो आपको 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। दैट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड टाइप ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम में द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी सॉ वाज एक एल शेप का बॉडी था। फिर मैंने आपको टी शेप, एच शेप, आई शेप वगैरह के सब होमवर्क भी दिए थे। इसमें मेथड एकदम सिंपल है। हमेशा की तरह आप इसमें भी एक ओरिजिन सेलेक्ट करोगे और एक ओरिजिन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आपका जो भी शेप होगा आपको उस शेप को ब्रेक डाउन करना है इनटू द स्टैंडर्ड शेप्स। एंड ब्रेक डाउन करने के बाद आप उसके सेंटर ऑफ मास डिसाइड करोगे। एंड एक बार आपको सेंटर ऑफ मास मिल गया उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन। अगेन जितने ज़्यादा पार्ट्स करोगे उतने ज़्यादा फॉर्मूला में 1 2 3 4 लिखना पड़ेगा। ये करने के बाद हम लोगों ने पढ़ा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैलेंसिंग कंडीशन। एंड बैलेंसिंग कंडीशन वाज व्हाट m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 या फिर m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 या फिर मैंने आपको बोला था आप ऐसे याद रखना ml dl इज इक्वल टू mr dr। मास ऑन द लेफ्ट, डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट इज इक्वल टू मास ऑन द राइट, डिस्टेंस ऑन द राइट। ये बैलेंसिंग कंडीशन पढ़ा। मास को जब आप लिखते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो फॉर्मूला बन जाता है v1 d1 इज इक्वल टू v2 d2। एंड वॉल्यूम को जब आप लिखते हो एरिया इनटू हाइट तब ये फॉर्मूला बन जाता है a1 d1 इज इक्वल टू a2 d2। ये पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड टाइप ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड थर्ड टाइप ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज जब आपके एक पूरे बॉडी में से एक छोटा सा बॉडी कट करके निकाल दिया जाता है। तो जब एक पूरे बॉडी में से एक बॉडी को आप कट करके निकाल दोगे तब आपका फॉर्मूला सीधा बनता है a1 d1 इज इक्वल टू a2 d2 वेर a1 इज एरिया ऑफ द रिमेनिंग बॉडी, d1 इज o डैश इज इक्वल टू a2 d2। a2 मतलब एरिया ऑफ द रिमूव्ड बॉडी एंड d2 मतलब क्या, o डबल डैश। यहाँ पर o क्या होता है, o इज़ द ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, o डैश मतलब आपका जो नया सेंटर ऑफ मास है वो, एंड o डबल डैश मतलब जो हिस्सा आपने कट करके निकाल दिया उस रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ o डबल डैश। यहाँ पर o डैश को हम लोग लिखते हैं शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास विच इज़ d1। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि शिफ्ट कितना है तो आपको सीधा d1 निकालना है विच इज़ o डैश। नाउ पहले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सब पढ़ा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इसमें सब कुछ समझ में आया होगा, आपने सारे नोट्स को अच्छे से कॉपी किया होगा एंड आपके जो भी कोई डाउट्स होंगे दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी मीट लाइव। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक। आइए आप कुछ आगे हम यहाँ पर सीखेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड आज हम पढ़ने वाले हैं नाउ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
Okay, we are going to study something called as conservation of linear momentum. अब मोमेंटम में कुछ भी पढ़ने से पहले लेट मी डिस्कस विथ यू कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है. तो मोमेंटम का डेफिनेशन आपने देखा होगा दैट द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज मास into velocity. Okay, formula for momentum is what? Mass into velocity. Momentum मतलब यहाँ पर p, mass के लिए हम लेटर यूज़ करते हैं m, velocity के लिए we use v. हाँ, momentum is a vector quantity. यहाँ पर आप लिखोगे p बार is equal to m v बार. ओके, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, momentum p बार is equal to m times v बार. Now फॉर्मूला तो मुझे समझ में आ गया, मुझे यहाँ से यूनिट्स भी मिल जाएंगे, डायमेंशन भी मिल जाएगा. यस, टेल मी व्हाट विल बी द यूनिट. यूनिट क्या होगा इसका? केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा उसका यूनिट. डायमेंशन हो जाएगा वेलोसिटी का जो भी होगा इनटू मास का m1. दैट यू नो हाउ टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग. माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जब मैं आपके किसी भी बॉडी का मोमेंटम दे देता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? जब जैसे कि मैं स्पीड के बारे में बात करता हूँ तो आपके दिमाग में आ जाता है कि कोई कितना फास्ट होगा या कोई कितना स्लो होगा. जब मैं आपको किसी का मास दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाता है कि कोई कितना हल्का होगा या कोई कितना भारी होगा, राइट. जब मैं आपको एक फोर्स बताता हूँ, फोर्स की वैल्यू, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो धक्का लग रहा है, ये कितना तेज़ है या ये कितना धीमा लग रहा है. बट व्हेन आई गिव यू मोमेंटम किसी भी बॉडी का, तो आपके दिमाग में आता क्या है? वी डोंट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम. हाँ, हमें फॉर्मूला वगैरह पता है, सिग्निफिकेंस नहीं. तो लेट मी try to explain what momentum is with an example of bullet. अब आप सोचो, अगर मैं एक बुलेट अपने हाथ से पकड़ के आप पे फेंकता हूँ तो क्या आपको उतनी ज़्यादा चोट लगेगी? द आंसर इज़ नो. बिकॉज एक, जब मैं उसको हाथ से फेंकूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होगी, और एक छोटी सी बुलेट है ना, मास तो बहुत ही कम होगा. तो बुलेट के केस में क्या हो रहा है? मास भी कम है, एंड बिकॉज मैंने उसको अपने हाथ से फेंका है उसकी वेलोसिटी भी कम है. तो मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है, तो उसका मोमेंटम भी कैसा होगा? कम होगा. मतलब आपको ये बुलेट ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी. बट द सेम बुलेट इफ़ आई फायर टू यू विथ द हेल्प ऑफ अ गन, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस बुलेट तो वही है ना, बिकॉज बुलेट वही है, उसका मास वही है, बट नाउ दिस टाइम द बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, एंड बिकॉज द बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी. तो इस बार बुलेट वही है, आप हाथ से फेंको या गन से फायर करो, बुलेट वही है, तो मास इज़ द सेम. बट व्हेन यू थ्रो इट विद द हेल्प ऑफ अ हैंड, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, तो आप ऐसी बुलेट्स को ईजिली रोक पाओगे. बट अगर वही बुलेट जब मैं गन से फायर करूँगा तो वेलोसिटी इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, एंड बिकॉज द वेलोसिटी इज़ हाई, अब उसी बुलेट का मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा हो गया. आर यू गेटिंग इट? उसी बुलेट का मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा हो गया. तो बुलेट का मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा है, एंड द सिंपल रीज़न इज़ व्हाट? कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, राइट. बुलेट का मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा है, एंड सिंपल रीज़न क्या है? कि उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है. सिमिलरली इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेन, एक ट्रेन है, बहुत ही धीमे चल रही है, लेट अस से 1 किलोमीटर पर आवर. इट्स, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेन जो बहुत ही धीमे चल रही है. देखो ना, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर जाने वाली है दूरी है ट्रेन, मतलब द ट्रेन इज़ वेरी स्लो. क्या आप इतनी स्लो चलती हुई ट्रेन को अपने हाथों से रोक पाओगे? द आंसर इज़ डेफिनेटली नॉट. वाई? ट्रेन के एग्जाम्पल में ट्रेन का वेलोसिटी बहुत ही कम है, बट ट्रेन का मास बहुत ही ज़्यादा होता है. बुलेट के एग्जाम्पल में बुलेट का मास बहुत ही कम है, बट बुलेट का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ट्रेन के लिए लिखा है, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने बुलेट के लिए लिखा है. तो यहाँ पर हो क्या रहा है? व्हेन यू टॉक अबाउट अ ट्रेन, ट्रेन का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ट्रेन का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है बिकॉज ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है, एंड बुलेट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है बिकॉज बुलेट का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को आसानी से रोक पाओगे या नहीं रोक पाओगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? किसी भी चीज़ को मैं आसानी से रोक पाऊँगा या नहीं रोक पाऊँगा, ये सिर्फ उस चीज़ के मास को देख के या सिर्फ उस चीज़ के वेलोसिटी को देख के नहीं बोला जा सकता.
आप बुलेट को नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि बुलेट का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मास भले कम है बट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। आप धीमे चलती हुई ट्रेन को भी नहीं रोक पाओगे, भले से वेलोसिटी कम है बट ट्रेन का मास बहुत ही ज़्यादा है। तो किसी चीज़ को आप आसानी से रोक पाओगे या नहीं रोक पाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ उसके मास को देखकर या सिर्फ उसके वेलोसिटी को देखकर डिसाइड नहीं किया जा सकता। सो वेदर यू विल बी एबल टू स्टॉप समथिंग और नॉट बी एबल टू स्टॉप समथिंग ईजीली, इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया क्वांटिटी बना दिया एंड वी गिव द नेम टू द क्वांटिटी एज मोमेंटम। वी गेव द नेम टू द क्वांटिटी एज व्हाट? मोमेंटम। मतलब किसी को रोक पाना ईजी होगा या उसको रोक पाना मुश्किल होगा, वो डिपेंड करेगा उसके मोमेंटम पे। और मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी दोनों पर। आई होप आपको मोमेंटम का मतलब समझ में आया होगा। नाउ after learning momentum, now we are in a position to study something called as conservation of momentum. अब मोमेंटम क्या है ये देख लिया, अब हमें पढ़ना है मोमेंटम का कंजर्वेशन। और मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ने से पहले हमें कंजर्वेशन वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब मोमेंटम जितना पहले है मोमेंटम उतना ही बाद में भी होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने स्कूल में पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन सिंपली मीन्स दैट जितना एनर्जी पहले है उतना ही एनर्जी बाद में भी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? जितना मोमेंटम पहले उतना ही मोमेंटम बाद में भी है। तो हमें इस चीज़ को प्रूव करना है एंड टू प्रूव दैट थिंग वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे यहाँ पर देख लो कि एक छोटा सा बॉडी है, इस बॉडी का मास है m1 और ये बॉडी आगे जा रही है विद द स्पीड ऑफ u1। ओके, इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ये दोनों भी डिस्कस कर लेंगे इसी एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एंड द थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं और वो आज के लेक्चर में नहीं, एक दो लेक्चर के बाद। तो यहाँ पर देखते हैं, अगेन आई हैव अ बॉडी एंड इस बॉडी का मास कितना है? m1 और ये बॉडी आगे जा रहा है विथ द स्पीड ऑफ u1। ओके, देन आई हैव एन अनदर बॉडी जिसका मास है m2 और ये बॉडी भी आगे जा रहा है विथ द स्पीड ऑफ u2। ओके, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज आप लोग आपके बुक में जो ऊपर वाला मार्जिन होता है वो मार्जिन में लिख लेना दैट u1 एंड u2 आर द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी। u1 and u2 are the initial velocities of the body. Yeah, so again m1 और m2 क्या है? m1 and m2 are the two bodies. एक का मास जैसा कि आपको दिख रहा है, एक का मास थोड़ा सा ज़्यादा है, दूसरे का मास थोड़ा सा कम है। इसकी स्पीड है u1, इसकी स्पीड है u2 और दोनों ही बॉडी कहाँ पे जा रहे हैं? आपके राइट साइड जा रहे हैं। ओके, दोनों ही बॉडी कहाँ जा रहा है? आपके राइट साइड जा रहा है। ओके फाइन। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों बॉडीज़ आपस में टकराए। अब थोड़ा सा सोचो, मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों बॉडीज़ आपस में टकराए। क्लास, यू टेल मी वन थिंग, इफ़ यू वांट द बॉडीज़ टू कोलाइड, u1 और u2 अगर दोनों का स्पीड सेम हुआ तो? अगर u1 और u2 दोनों का स्पीड सेम है मतलब क्या? उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड इन दैट केस ये बॉडीज़ कोलाइड नहीं कर पाएंगे। तो u1 और u2 इक्वल नहीं हो सकते। ओके फाइन। व्हाट इफ़ u2 का स्पीड ज़्यादा है? आई मीन व्हाट इफ़ u2 का वैल्यू ज़्यादा है? अरे सर, अगर u2 का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो ये तेज़ी से आगे निकल जाएगा और ये पीछे फॉलो करेगा। लेकिन फिर अगर u2 का स्पीड ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाएगा। फाइन। तो क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं। क्या u2 बड़ा हो सकता है? नहीं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बॉडीज़ आपस में टकराए तो उसका मतलब u1 हैज़ टू बी मोर देन u2। सो दिस इज़ द कंडीशन। इफ़ आई वॉन्ट कि ये बॉडी और ये बॉडी आपस में टकराए तो कंडीशन क्या है कि u1 और u2 में u1 बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इसका स्पीड है 5, इसका स्पीड क्या है 3, तो ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला बॉडी फास्ट है, ये वाला बॉडी फास्ट है, तभी ये वाला बॉडी इस बॉडी को क्या करेगा? कोलाइड कर पाएगा। ओके, तो ही ये बॉडी उस बॉडी को क्या करेगा? कोलाइड कर पाएगा। फाइन। अब तो ये तो हो गया पहले। अब कुछ देर बाद क्या होगा? टेल मी, कुछ देर बाद जब ये बॉडी इस बॉडी को टकराएगा
उस फ्रैक्शन पे, आई मीन इंस्टेंटेनियस टाइम, जब आप नोटिस करोगे कि ये बॉडी को टकरा रहा है, टकराते वक्त डायग्राम कैसा बनेगा अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो टकराते वक्त ये आपका पीछे वाला बॉडी, ये बॉडी जिसका मास है m1, और ये आगे वाला बॉडी यहाँ पर जिसका मास क्या है m2, टकराते वक्त दोनों बॉडी एक दूसरे को टच करेंगे ना, फॉर अ वेरी 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 स्मॉल टाइम, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी दिस बॉडी विल टच दिस बॉडी, ओके, दोनों एक दूसरे को ऐसा, तो ऐसा कुछ हो रहा है अगर आप इमेजिन कर पाओ तो एक बॉडी चल रहा है, ये दूसरा बॉडी है, ये बॉडी आगे जा रहा है, ये बॉडी तेजी से आगे जा रहा है और टच किया मतलब क्या, इस बॉडी ने इस बॉडी को कोलाइड किया, तो व्हेन द बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर, इसका मतलब इस बॉडी ने इस बॉडी को आगे धक्का मारा, राइट, ये बॉडी पीछे से आके इसको टकरा रहा है ना, मतलब क्या, इस बॉडी ने इस बॉडी को आगे धक्का मारा मतलब क्या, m2 पे एक फोर्स लगेगा एंड वी विल राइट दैट फोर्स एज F21। इस फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, F21, और मैं पढ़ूंगा कैसे, फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी, ओके, फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी बाय द फर्स्ट बॉडी। F21 का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी बाय द फर्स्ट बॉडी, फाइन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये आप स्कूल के टाइम से पढ़ते आ रहे हो, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर इस बॉडी ने इस बॉडी को राइट में धक्का मारा तो ये बॉडी भी इस बॉडी को लेफ्ट में धक्का मारेगी, एंड आई विल राइट दिस एज F12, मतलब फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी बाय द सेकेंड बॉडी। नाउ हियर इन सम और दी अदर मार्जिन, किसी और पेज के मार्जिन पे या वहीं पे कहीं पे जगह बना के आप लिखो न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट, थोड़ा सा और करेक्ट करके हम लिखेंगे, इट इज़ नॉट, ये एग्जैक्ट वो नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ रहे थे। स्कूल में आपने क्या पढ़ा, एवरी बॉडी हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम लोग लिखेंगे एवरी बॉडी हैज़, लाइक एवरी action has equal and opposite and instantaneous reaction. Make a note, every body has equal and opposite and instantaneous reaction. Now what do you mean by instantaneous? तुरंत, जैसे ही इस बॉडी ने इस बॉडी को आगे धक्का मारा, तुरंत ये बॉडी इस बॉडी को पीछे धक्का मारेगा। Equal and opposite and इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस, तुरंत धक्का मारेगा। तो व्हाट इज F21, टेल मी। F21 का मतलब क्या, फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी बाय द फर्स्ट बॉडी, एंड F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी बाय द सेकेंड बॉडी। तो दैट वाज आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ अब ये बॉडी पीछे से आ रहा था, ये बॉडी इस बॉडी को टकरा गया, दोनों बॉडी जब आपस में टकराएंगे तो क्या उनके मासेस चेंज होंगे? नहीं, ये बॉडी अभी भी m1 ही रहने वाला है, ये बॉडी अभी भी m2 ही रहने वाला है। सो दिस बॉडी अगेन इट हैज़ अ मास ऑफ m1 एंड दिस बॉडी अगेन इट हैज़ अ मास ऑफ m2। और अब हम अप्लाई करेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं। उसको आपने ऐसे पढ़ा होगा, अ बॉडी ट्राइज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion until and unless it is experienced, or until and unless it is experiencing an external unbalanced force, right? Unless and until it is experiencing an external unbalanced force. ये वो statement है जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। Let me give you a more meaningful and easier statement. I would want you all to write down. लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड उसमें आप लिखेंगे अ बॉडी विल एक्सेलरेट, जस्ट मेक अ नोट इन योर बुक, अ बॉडी विल एक्सेलरेट, as long as a body will accelerate as long as and as soon as it experiences a force. Make a note, a body will accelerate
as long as and as soon as it experiences a force. अब इसका मतलब समझते हैं. अगर किसी बॉडी पे जैसे ही फोर्स लगा या जब तक फोर्स लगेगा, ये बॉडी क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन के अंदर आ जाएगा. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी. नाउ व्हेन आई से चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? या तो डायरेक्शन बदलेगा या तो फिर उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा. किसका मैग्नीट्यूड? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या? स्पीड. सो मेरे स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी बॉडी पे जैसे ही फोर्स लगा वो तुरंत क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा. या फिर इसका ये मतलब हो सकता है कि जब तक फोर्स लगेगा तब तक वो बॉडी क्या करेगा? एक्सेलरेट करता रहेगा. इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स नहीं लगाया तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा. एंड फोर्स नहीं है मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा. एंड अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. एंड वेलोसिटी चेंज नहीं होगी मतलब क्या? ना बॉडी अपना डायरेक्शन बदलेगा और ना ही बॉडी अपना मैग्नीट्यूड बदलेगा वेलोसिटी का. मतलब बॉडी का स्पीड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा. इन दिस केस इफ़ यू अप्लाई द फर्स्ट लॉ, यहाँ पर एक बॉडी है m1, यहाँ पर एक बॉडी है m2. m1 आगे जा रहा है u1 की स्पीड के साथ, m2 आगे जा रहा है u2 की स्पीड के साथ. अब यहाँ पर तो दोनों बॉडी ऐसे ही जा रहे थे सीधा सीधा आगे, ठीक है. अब जब तक ये बॉडी इस बॉडी को टकराता नहीं है तब तक कोई फोर्स तो लगा नहीं है. अब अगर फोर्स लगा नहीं है मतलब क्या? नो फोर्स मीन्स नो एक्सेलरेशन. सिंपल लैंग्वेज में नो फोर्स मीन्स नो एक्सेलरेशन. एंड नो एक्सेलरेशन मीन्स ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा ना ही वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा. तो दोनों बॉडी सीधा सीधा जा रहे हैं अपनी अपनी स्पीड u1 और u2 के साथ. लेकिन बिकॉज u1 ज़्यादा है, ओके, बिकॉज u1 ज़्यादा है, ये बॉडी इस बॉडी को कोलाइड करेगा. और जब ये बॉडी इस बॉडी को कोलाइड करेगा, ये जो फोर्स है, फोर्स तुरंत पिक्चर में आ रहा है. यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? नो फोर्स मीन्स नो एक्सेलरेशन. तो कहना इसे जैसे ही फोर्स लगेगा तुरंत बॉडी क्या होगा? एक्सेलरेट होगा. अब अगर एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज होगा. वेलोसिटी चेंज होगा मतलब क्या? स्पीड अब बदलने वाला है. स्पीड अब बदलने वाला है. एंड व्हेन आई से स्पीड बदलने वाला है तो जो स्पीड पहले u1 और u2 था अब वो चेंज होकर v1 और v2 हो जाएगा. ओके, जो स्पीड पहले u1 और u2 था अब वो क्या हो जाएगा? v1 एंड v2. ओके, नाउ इफ यू लुक एट m2, m2 already it is going to the right. ओके, m2 it is already going to the right. एंड उस पर जो फोर्स लगा वो फोर्स भी कैसा है? राइट में ही है. मतलब क्या? एक बॉडी ऑलरेडी राइट में जा रहा है, आपने आके उसको राइट में ही धक्का मारा तो कहना है उसका स्पीड बढ़ेगा. एंड m1 इज गोइंग टू द राइट, लेकिन m1 पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट में. मतलब एक बॉडी ऐसे राइट में जा रहा है और आपने फोर्स लगाया उल्टा, तो जैसे ही उल्टा फोर्स लगेगा उसका जो स्पीड है वो घटने वाला है. तो यहाँ पर v1 और v2 में इफ़ वी कंपेयर then I can say that v2 is greater than v1. Okay, v2 is greater than v1. Now u1 और u2 में u1 बड़ा है, राइट? u1 और u2 में u1 बड़ा है. तो अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो अब देखो, मैंने पहले एग्जांपल लिया था, लेट अस से इफ दिस इज़ 5 एंड इफ दिस इज़ 3. ओके, दिस इज़ 5 एंड दैट इज़ 3. तो एक बात बताओ, चलो, अगर एक है 5 दूसरा है 3 तो इस बॉडी को क्या लगेगा कि ये बॉडी 2 की स्पीड से मेरे पास आ रहा है. आई एम श्योर आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट किया है. और इस बॉडी को क्या लगेगा कि ये बॉडी 2 की स्पीड से इसके पास आ रहा है, राइट? इवेंचुअली तो दोनों पास ही आ रहे हैं ना, बिकॉज 5 का स्पीड, आई मीन 5 इज मोर देन 3. सो कैन आई से राइट नाउ बोथ द बॉडीज आर अप्रोचिंग एंड विथ वॉट स्पीड? ये 5 था, ये 3 था, तो 5 माइनस 3 मतलब 2. तो यहाँ पर u1 माइनस u2 को हम लोग लिखेंगे दिस इज relative velocity of approach. Okay, this is what relative velocity of approach. And यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये जो v2 माइनस v1 है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर v2 जो है वो बड़ा है, तो जैसे मान लो दिस इज 7 एंड लेट अस से दिस इज 4, तो अभी ये 4 है ये 7 है, तो इसको क्या लगेगा कि ये 3 की स्पीड से आगे निकल जाएगा.
राइट, ये वाला बॉडी 3 की स्पीड से आगे निकल जाएगा। आगे निकल जाएगा मतलब क्या, अब ये दोनों बॉडी कैसे हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, एंड बिकॉज दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, हम लोग क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 इज relative velocity of separation. Okay, v2 minus v1 is what, tell me, relative velocity of separation. So u1 minus u2 क्या है, relative velocity of approach, and v2 minus v1 क्या है, relative velocity of separation. ठीक है, now tell me इस बॉडी का मोमेंटम क्या है, इस बॉडी का मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर मास है m1, वेलोसिटी है u1, तो ये क्या होगा m1 u1। इस बॉडी का मास क्या है m2, वेलोसिटी क्या है u2, तो व्हाट इज़ दिस, ये है मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी, व्हाट इज़ दिस, मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इसको मैं क्या बोलूँगा, m1 u1 plus m2 u2 is my total momentum of the entire system, and I am writing यहाँ पर I मतलब इनिशियल मोमेंटम, मतलब यहाँ पर पहले बॉडी आए, फिर यहाँ पर टकराए और फिर वहाँ पर अलग हो गए, तो टकराने से पहले मोमेंटम कितना है, pi, विच इज़ व्हाट m1 u1 plus m2 u2। एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये जो भी क्वांटिटीज़ हैं, ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर द वेक्टर क्वांटिटीज़, pi इज इक्वल टू व्हाट m1 u1 बार प्लस m2 u2 बार। अगर मैं आगे कहीं पर भी मैं बार साइन नहीं लिखता हूँ तब भी आपको ये समझना है कि यहाँ पर बार साइंस प्रेजेंट है, ठीक है। एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट इज गोइंग टू बी इन द वेक्टर फॉर्मेट, ओके, इट इज गोइंग टू बी इन द वेक्टर फॉर्मेट, या। सो पी आई बार इज व्हाट m1 u1 बार प्लस m2 u2 बार। यहाँ पर देखते हैं टकराने के बाद इस बॉडी का मोमेंटम क्या है, m1 v1, राइट, मास इनटू वेलोसिटी, और इस बॉडी का मोमेंटम क्या है, m2 v2, राइट, अगेन मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा मोमेंटम फाइनल, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, टेल मी, pf बार, ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, टेल मी, pf बार मतलब मोमेंटम फाइनल। ये भी कैसा है, इवन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस इज मोमेंटम इनिशियल, दिस इज मोमेंटम इनिशियल pi, एंड दिस इज मोमेंटम फाइनल pf, ओके। ये इनिशियल मोमेंटम है, वो फाइनल मोमेंटम है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। Now, if this is initial momentum, that is final momentum. Now, यहाँ पर देखते हैं, ये फोर्स क्या है, it is read as force on first body by second body, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, force on second body by first body। और ये दोनों forces कैसे होते हैं, equal in magnitude, opposite in direction, right? That is our Newton's third law is every action has equal and opposite reaction। मतलब अगर इस बॉडी ने इसको आगे धक्का मारा तो ये बॉडी उसको पीछे धक्का मारेगी, एंड दोनों के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, सेम होगा, और दोनों के फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट F12 बार इज इक्वल टू F21 बार, ओके, दिस इज व्हाट F12 बार इज इक्वल टू F21 बार। अच्छा, ये तो मैंने क्या लिखा, दैट दे बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट भी तो है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, माइनस F21 बार, ओके। यहाँ पर मैंने लिखा F12 बार और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ F21 बार। अब हम लोग स्कूल के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं फोर्स का फॉर्मूला विच इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब रियलिटी में F इज इक्वल टू ma, यही होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन, लेकिन हम लोग इसको आगे पढ़ने वाले हैं। एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट यूजिंग द नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव अबाउट द फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, तो मैं वो यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब ये देखो, ये जो फोर्स है वो किस पे है, फर्स्ट बॉडी पे, तो मैं मास भी किसका लूँगा, फर्स्ट बॉडी का, और एक्सेलरेशन भी किसका लूँगा, फर्स्ट बॉडी का, राइट। मैंने क्या लिखा, F इज इक्वल टू ma, एंड बिकॉज द फोर्स इज ऑन द फर्स्ट बॉडी, मैं आप लिखूँगा m1 a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 मतलब क्या, फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी, एंड अगेन फोर्स का फॉर्मूला इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m2 a2, ओके। सो m1 a1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ m2 a2, ठीक है। नाउ तो m1 a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 a2, ओके। नाउ अगेन ये भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। नाउ वी नो द फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो a1 को आप क्या लिखोगे,
A1 will be written as what? V1 minus U1 upon time is equal to minus of, यहाँ पर ऑलरेडी बाहर आपके पास क्या है, M2 है, and A2 will be written as what? Tell me. V2 minus U2 upon T, right? ये क्या हो जाता है? V1 बार माइनस U1 बार अपॉन टाइम, और ये क्या हो जाएगा? V2 बार माइनस U2 बार अपॉन टाइम। तो यहाँ से ये टाइम और ये वाला टाइम का पैरामीटर कट होगा। अगर आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? M1 V1 बार माइनस M1 U1 बार इज़ माइनस ऑफ M2 V2 बार माइनस माइनस प्लस M2 U2 बार। करेक्ट। नाउ सारे V वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, U वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो अगर इसको आप यहाँ पर ले लोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? M1 V1 बार प्लस M2 V2 बार इज इक्वल टू M1 U1 बार प्लस M2 U2 बार। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर, ये हो जाएगा। एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ना यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस M1 V1 बार प्लस M2 V2 बार। ये है क्या? M1 V1 बार प्लस M2 V2 बार, M1 V1 बार प्लस M2 V2 बार। दिस इज़ आवर फाइनल मोमेंटम। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज़ फाइनल मोमेंटम, राइट? दिस इज़ आवर फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट इज़ M1 U1 बार प्लस M2 U2 बार। अगर आप यहाँ पर देखोगे M1 U1 बार प्लस M2 U2 बार, कैन आई से दिस इज़ आवर इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो गया अपना इनिशियल मोमेंटम। एंड यहाँ से हमने ये चीज़ को प्रूव किया दैट इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैसे हैं? इक्वल है। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या होता है? टकराने से पहले वाला मोमेंटम, और PF मतलब क्या? टकराने के बाद वाला मोमेंटम। एंड व्हाट वी कंक्लूड यहाँ पे दैट जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन आपका जो मोमेंटम होता है वो कैसा होता है? कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब चेंज नहीं होता है। एंड वी हैव प्रूव्ड दैट रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखना, एक छोटा सा आप नोट लिख लेना, वेयर U1 and U2 are the velocities just before the collision, and V1 and V2 are the velocities just after the collision. Okay, ये आपको याद रखना है। U1 and U2 are the velocities just before the collision, and V1 and V2 are the velocities just after the collision. Okay, just before and just after the collision जो velocity होता है वो होता है आपका U1 U2 and V1 and V2. So यहाँ पर और एक चीज़ दैट आप लिख सकते हो, ये जो चीज़ था, this is what, tell me, this is before collision. Okay, this is what? Before collision. And ये जो चीज़ है, this is आफ्टर कोलिजन। ओके, ये जो है वो बिफोर कोलिजन, ये जो है आफ्टर कोलिजन, और ये जो है ये कैसा है? ड्यूरिंग कोलिजन। तो दिस इज़ बिफोर कोलिजन, दिस इज़ आफ्टर कोलिजन, एंड दिस इज़ ड्यूरिंग कोलिजन। एंड टकराते वक्त हमने क्या पढ़ा? दैट दोनों के जो फोर्सेज हैं वो कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। एंड बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, हम लोगों ने डिराइव किया दैट मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट? मोमेंटम फाइनल। मतलब टकराने से पहले वाला मोमेंटम और टकराने के बाद वाला मोमेंटम कैसा है? सेम है। नाउ लेट मी डिस्कस some questions which are based on conservation of momentum, और फिर हम लोग उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आस्क अस सच सिंपल क्वेश्चंस जो आपको लेवल 1 में मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दैट देयर इज़ अ बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी इज़ 5 kg। ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। देयर इज़ अ बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी इज़ व्हाट? 5 kg, एंड ये 5 kg का बॉडी इज़ गोइंग टू द राइट। ओके, द 5 kg बॉडी इज़ गोइंग टू द राइट। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उसको, आप अपने बुक में ये एग्जाम्पल लिख लेना दैट दिस इज़ अ 5 kg बॉडी विच इज़ गोइंग टू द राइट
with the speed of, let us say, 3 meter per second. Okay, it's a 5 kg body going to the right with the speed of 3 meter per second. और आगे एक बड़ा सा बॉडी है, let us say this is 12 kg बॉडी, ये बॉडी आगे जा रहा था with a speed of 0.5 meter per second. You try to understand now what is happening. 5 किलो का बॉडी है, 3 की स्पीड से आगे जा रहा था, और जब वो आगे जा रहा है तो उसके रास्ते में और एक 12 किलो का बॉडी है, 12 किलो का बॉडी भी आगे जा रहा है, बट उसका स्पीड कितना है, सिर्फ 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो कैन आई से वन थिंग दैट ये जो 5 kg का बॉडी है, ये 12 kg के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे चल रहा है. लुक एट द स्पीड. इसका स्पीड इज़ ओनली व्हाट 0.5 और इसका स्पीड कितना है 3 है. तो ये वाला बॉडी इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है. नाउ अगर ये बहुत ही फास्ट है तो डोंट यू थिंक कुछ देर बाद, ओके, कुछ देर बाद ये बॉडी इस बॉडी को कोलाइड करेगा, राइट. कुछ देर बाद ये बॉडी इस बॉडी को क्या करेगा, कोलाइड करेगा. एंड जब वो कोलाइड करेंगे तो हमने जस्ट पढ़ा यहाँ पर दैट कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद आपका जो मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है. ओके, तो लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन नाउ. इट सेज अ 5 kg बॉडी जो आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 3, एंड यहाँ पे उसके रास्ते पे कितना है, एक 12 kg बॉडी जो आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ व्हाट टेल मी 0.5 मीटर पर सेकेंड. नाउ आफ्टर कोलिजन डेफिनेटली उनके मासेस तो चेंज नहीं होने वाले, तो 5 kg बॉडी इज एज इट इज़ एंड 12 kg body is here. Okay, 12 kg body is here. हमारा क्वेश्चन ये है that if the 12 kg body starts moving at the speed of 2 meter per second after collision, then what is the speed of 5 kg body? Okay, this is what, tell me, this is before collision. Okay, this is before collision and this is after collision. तो it's a 5 kg body, 12 kg body जो आगे जा रहा है with the speed of 3 and 0.5. It's a 5 kg body and it's a 12 kg body. टकराने के बाद उन्होंने आपको बोला कि 12 kg body आगे जा रहा है with the speed of only 2 meter per second. तो फिर 5 kg की बॉडी का स्पीड कितना होगा, that is what you are supposed to find out. अब हमें पता है that before collision and after collision एक चीज़ होती है जो बदलती नहीं है, and that thing is momentum. तो हम क्या लिखेंगे, that initial momentum is equal to what, tell me, final momentum, right. What we are going to write is initial momentum is equal to final momentum. अब initial momentum जो आपको लेना है वो इंडिविजुअल बॉडी का नहीं लेना है, पूरे सिस्टम का लेना है. तो यहाँ पर देखते हैं ये सिस्टम का मोमेंटम क्या है, 5 into 3, राइट, मास इंटू वेलोसिटी, प्लस इसका वेलोसिटी कितना है, इसका मास इंटू वेलोसिटी, तो 12 इंटू 0.5. तो ये क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी इसका प्लस मास इंटू वेलोसिटी इसका इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. अब मुझे इसका स्पीड पता ही नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट टू बी एक्स. तो मास इंटू स्पीड कितना, एक्स प्लस 12 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 2. आर यू गेटिंग इट? तो फिर यहाँ से हमको क्या पता चलता है दैट दिस इज 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 12 इंटू 0.5 मतलब हाफ, 12 इंटू हाफ इज वॉट 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 12 इंटू 2 इज वॉट, टेल मी, 24. तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 6 इज 21 माइनस 24 इज 5x. 21 minus 24, 21 minus 24 is minus 3 by 5 is x. This implies x is minus 0.6. x कितना है, minus 0.6 मीटर पर सेकेंड. अब ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या डिनोट करता है, माइनस साइन ये डिनोट करता है कि टकराने के बाद 5 kg वाला बॉडी उल्टा आएगा, रिटर्न आएगा. माइनस मतलब क्या, माइनस साइन मतलब it is going to go to the left with what speed, 0.6 मीटर पर सेकेंड. आर यू गेटिंग इट? तो कोई बॉडी अगर टकराने के बाद उल्टा होने भी वाला है तो द कॉन्सेप्ट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ. आपको उल्टा सुल्टा कुछ लेना नहीं है, आप हमेशा क्या लोगे, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल. और मैंने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के साथ कंपेयर किया. इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या, मास इंटू वेलोसिटी
प्लस मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इंटू, इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता थी तो मैंने स्पीड कितना ले लिया x और 12 इंटू 2 एंड देन आई सॉल्व और मेरा आंसर कितना आ रहा है माइनस ऑफ 0.6। इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा वेरिएशन भी हो सकता था। वेरिएशन में व्हाट दे कुड डू इज, ये जो 0.5 है ना वो उन्होंने लेफ्ट साइड ले सकते थे, ऐसे उल्टा ले सकते थे, उल्टा 0.5 मीटर पर सेकेंड। लेट अस से दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन एंड चलो मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे वेरिएशन यहीं पर हम लोग कवर कर ले। तो दिस इज अ 5 kg बॉडी जो आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 में द 12 kg बॉडी इज ऑलरेडी कमिंग टू द लेफ्ट विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। आपका क्वेश्चन ये है that if the 12 kg body stops after collision, okay, the 12 kg body stops मतलब क्या, इसकी जो स्पीड है वो कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। if the 12 kg body stops after the collision, फिर 5 kg का स्पीड क्या होगा। अब मेरा ये क्वेश्चन है, अब रुक जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो पहले आप क्या करोगे टेल मी, 5 इंटू 3 मतलब वही ना, मास इंटू वेलोसिटी 5 इंटू 3 प्लस 12 into, can I say this is going to be minus 0.5। tell me why minus, थोड़ा सा सोचो। माइनस इसलिए क्योंकि अब ये बॉडी लेफ़्ट में आ रहा है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारे क्वांटिटीज़ हमेशा वेक्टर फॉर्म में होता है। सो मास इंटू वेलोसिटी प्लस 12 इंटू माइनस ऑफ 0.5, 5 इंटू इसकी स्पीड मुझे नहीं पता तो मैंने क्या कितना ले लिया, x ले लिया प्लस 12 एंड दिस बॉडी इज स्टॉप्ड आफ्टर द कोलिजन, तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 इंटू 0, गेट इट। एंड तो फिर ये कितना हो जाएगा 5 3s are 15 प्लस माइनस 12 इंटू 0.5 is 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 12 इंटू 0, 12 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके सो 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 15 minus 6 will be 9, okay, this is going to be what, this is going to be 15 minus 6 is going to be 9 is equal to 5x and x will be what, tell me, 9 by 5 and 9 by 5 का मतलब क्या होता है 1.9, I'm sorry, it is going to be 1.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये जो 1.8 है वो नेचुरली पॉजिटिव ही आया ना, ये जो 1.8 है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है मतलब क्या 5 kg का बॉडी अभी भी ऐसा आगे जाएगा विथ व्हाट स्पीड, टेल मी, इट इज़ गोइंग टू गो अहेड विद द स्पीड ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड। इज दैट फाइन? सो दैट इज़ हाउ दे मेक यू नो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। एक और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है दैट इट्स अ 5 kg बॉडी, इट्स अ 12 kg बॉडी, ओके 12 kg बॉडी आगे जा रहा था, क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है 12 kg बॉडी आगे जा रहा है विथ द स्पीड ऑफ लेट अस से 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज एग्जाम्पल 3। और अब आपका ये क्वेश्चन है कि इफ़ द 5 kg बॉडी एंड 12 kg बॉडी दे आर स्टक टुगेदर एंड मूविंग टुगेदर एज वन बॉडी, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये सारे वेरिएशंस अपने बुक में नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है दैट इट्स अ 5 kg बॉडी जो आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, उसके आगे एक 12 kg का बॉडी है जो आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ बॉटल में 0.5 मीटर पर सेकेंड। द क्वेश्चन सेज दे आर कोलाइडिंग एंड आफ्टर द कोलिजन दे आर स्टक टुगेदर एंड दे आर मूविंग टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी, मतलब ये 5 kg बॉडी और ये 12 kg बॉडी दे आर मूविंग टूगेदर एज अ सिंगल बॉडी। तो अब इसकी स्पीड क्या होगी ये उन्होंने आपसे पूछा है। 5 kg बॉडी 12 kg बॉडी दे आर स्टक टुगेदर एंड दे आर मूविंग टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी, तो अब उसका स्पीड क्या होगा ये हमसे पूछा है। सो टेल मी नाउ दिस टाइम ऑल्सो सी इन ऑल दीज केसेस वी आर जस्ट गोइंग टू यूज व्हाट, टेल मी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब क्या हमें क्या यूज़ करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड नाउ दिस टाइम इफ आई अप्लाई, टेल मी व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.5। डेफिनेटली इस बार मैं 0.5 को पॉजिटिव ही लूँगा क्योंकि ये वाला भी राइट में जा रहा है वो वाला भी राइट में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू
अब ये और ये दोनों बॉडी तो साथ में ही जा रहा है ना, और इसका स्पीड मुझे नहीं पता, तो मैं स्पीड को क्या ले लेता हूँ x इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास 5, वेलोसिटी x, तो ये कितना लिखोगे आप 5x, और इसका भी कितना 12 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 12x। रिमेंबर 5 एंड 12 दे आर मूविंग एज ए सिंगल बॉडी नाउ, तो मास इंटू ये वेलोसिटी x, और इसके लिए भी मास इंटू वही वेलोसिटी x लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का वेलोसिटी कैसा है, सेम है। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x प्लस 12x, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट में 5 3s आर 15, 12 into 0.5 is going to be 6 and 12 5 is 17x। ये कितना हो रहा है, 15 plus 6 is 21 by 17 is equal to x। Of course you can solve this and get in terms of fraction। यहाँ पर अगर आप फ्रैक्शन में गए तो कितना हो जाएगा 21 by 17, 17 1s are 17, you are left with a 4, it will make 0, 17 2s are 34, you are left with a 6, it will make 0, 60, 17 3s are 51 and 9 and 0, that's it, 1.23 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको फ्रैक्शन तक जाना है तो कॉन्सेप्ट के लिए इतना बस हो गया, 21 by 17 इज इक्वल टू x। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड जो हम सॉल्व कर पाएंगे अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ये सारे जो हमने क्वेश्चंस किए, देयर इज़ वन मोर वेरिएशन दैट कम्स इन एग्जाम, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाला एग्जाम्पल। ओके, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाला एग्जाम्पल, तो देखते हैं उसका मतलब क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाला एग्जाम्पल। एंड इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन विल बी कि मान लो आपके पास एक बॉम्ब है, दिस इज़ अ 2 kg बॉम्ब which is initially at rest, okay, it's a 2 kg bomb which is initially at rest and ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इज इट्स अ 2 kg बॉम्ब विच इज इनिशियली एट रेस्ट एंड ये बॉम्ब एक्सप्लोड किया, मतलब ये बॉम्ब फूटा। अब डेफिनेटली बॉम्ब फूटेगा तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होने वाले हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जो हो रहे हैं, मान लो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बॉम्ब के 3 टुकड़े हो गए, इस बॉम्ब के, चलो 3 नहीं, पहले 2 टुकड़े करते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 टुकड़े वाला भी क्वेश्चन है, दैट ऑल्सो वी विल डू, बट एज ऑफ नाउ लेट्स जस्ट ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। तो जैसे मान लो 2 टुकड़े हो गए एंड फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज लेट्स कीप इट सिंपल, लाइक दिस इज 1 kg एंड दिस इज 1 kg, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ द क्वेश्चन इफ यू वांट। इट सेज अ 2 kg bomb which is initially at rest suddenly explodes, and when the bomb explodes it breaks into 2 parts such that the first part or one part starts moving left, okay, one part starts moving left with the speed of 3 meter per second, then what is the speed of the other part? The question says a 2 kg bomb which is initially at rest suddenly explodes into 2 pieces such that both the pieces are having equal mass. First mass starts moving to the left with the speed of 3 meter per second, then what is the speed of the other mass is your question. Definitely मैं इस question को थोड़ा धीरे धीरे और difficult बनाऊंगा, but as of now ये आपका question है। Again we are going to use what, tell me, initial momentum is equal to final momentum, okay। initial momentum, initial mass कितना था, tell me 2, और initially आपका जो body है वो कैसा है, रेस्ट पे है, तो 2 into 0 मतलब मेरा इनिशियल मोमेंटम कैसा हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फाइनल मोमेंटम, फाइनल बॉडी, फाइनल में आपके मास कितना है, यहाँ पर 2 मास है, तो दिस यू ट्रीटेड एज m1 एंड दिस यू ट्रीटेड एज m2, तो इसका मास इंटू उसका वेलोसिटी एंड प्लस इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी। अब यूजुअली हमारे पास हमेशा इनिशियली एंड फाइनली 2 बॉडीज़ ही होते हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एक ही बॉडी था, फिर उसी के टुकड़े हो गए 2 बॉडी में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
पहले इसका मास लिया, फाइन, वो रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया। इसका मास कितना है टेल मी, दिस इज 1 kg। नाउ दिस बॉडी हैज़ स्टार्टेड मूविंग टू द लेफ्ट विद द स्पीड ऑफ 3, मतलब यहाँ पे -3 लिखोगे। अगर बॉडी राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में आ रहा है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, -3 प्लस इसका मास कितना है टेल मी, इसका जो मास है वो है 1 kg। ओके, इसका जो मास है वो क्या है 1 kg, एंड इसकी जो स्पीड है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर x ले लिया। तो अभी ये कितना हो जा रहा है टेल मी, 2 × 0 तो कितना हो गया 0, ये कितना है, दिस इज़ -3 प्लस x, तो यहाँ पर x कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। एंड हाउ सेंसिबल इज़ दिस, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, ये बॉडी लेफ्ट में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 3, तो ये बॉडी राइट में जाएगा विथ द स्पीड ऑफ 3 सच दैट योर नेट मोमेंटम इज अगेन 0। देखो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, बॉम्ब फूटने से पहले व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम, टेल मी। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 2 × 0, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है। अब अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना पड़ेगा। फाइनल मोमेंटम कैसे 0 होगा, ये देखो, इसका मोमेंटम कितना है 1 × 3 टू द लेफ्ट, मतलब मास इनटू वेलोसिटी कितना हो गया ये -3 टू द लेफ्ट। अब मुझे इनिशियली कितना था 0, तो मुझे फाइनली भी 0 होना चाहिए। अब फाइनली अगर मुझे 0 चाहिए, इसका तो मोमेंटम कितना है -3, -3 को 0 कैसे करूं, +3 मिलेगा तो ही ना, तो हो गया ना मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका हो गया 1 × +3, ये हो गया 3 मोमेंटम टू द राइट, ये हो गया 3 मोमेंटम टू द लेफ्ट। तो -3 और +3 ने वापस एक दूसरे को कैंसिल किया और वापस अपना आंसर कैसा आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इनिशियली भी रेस्ट पे हो गया, आई मीन इनिशियल बॉडी रेस्ट पे, मोमेंटम हो गया 0, फाइनल बॉडी का भी मोमेंटम कैसा हो गया 0 हो गया। लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज का नहीं, इस बॉडी का मोमेंटम है -3, इस बॉडी का मोमेंटम है +3, तो -3 एंड +3 आर नॉट 0, बट -3 + 3 हैज बिकम 0। गेट इट? सो नाउ आपका जो फाइनल मोमेंटम है वो भी कैसा हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन हो सकता था। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कुड एक्सपेक्ट, इसी में कई बार वो लोग ऐसा कर देते हैं कि एक वापस सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एक 2 किलो का बॉडी है, वो बॉडी बर्स्ट हुआ एंड ये बॉम्ब फूटने के बाद इसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, 2 टुकड़े हो गए, एंड दिस टाइम लेट अस नॉट कीप द मासेस आर सेम, लेट अस से ऐसा 2 टुकड़ा हो गया, तो ये एक टुकड़ा, ये दूसरा, तो ये M1 है, ये M2 है। एंड आपको ऐसे उनके वर्ड्स आएंगे एग्जाम में, दे आर टेलिंग अस दैट M1 to M2 is 1:5, या फिर चलो ऐसा ले लेते हैं, M1 to M2 is 1:4, ऐसा। M1 to M2 कैसा है 1:4 में 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने आपको बोला है दैट स्पीड ऑफ M1, ओके, स्पीड ऑफ M1 is 4 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, then what is speed of M2? This is your question. M1 to M2 is given as what, tell me, 1:4, और आपको बोला गया that speed of M1 is 4 मीटर पर सेकेंड to the right, then what is the speed of M2? This is what they are looking for. ठीक है, हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, फाइनल मोमेंटम। ओके, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एंड इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, टेल मी, 2 × 0 मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर क्या है M1 इनटू उसका स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ M1 इज व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, तो ये कितना लिखोगे आप +4, राइट, ये आप क्या लिखोगे +4 प्लस M2 इनटू उसका स्पीड। अब उसका स्पीड तो मुझे पता नहीं है, उसी का स्पीड तो मुझे निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा x लिख लूँगा। तो दिस इज M1 इंटू +4 प्लस M2 इंटू x। ऑब्वियसली योर लेफ्ट साइड हैज़ बिकम व्हाट, टेल मी 0, और यहाँ पर क्या है, टेल मी 4M1 प्लस x टाइम्स M2। नाउ ये क्या है, टेल मी, M1 to M2 is 1:4, राइट, M1 to M2 is what 1:4। तो यहाँ पर M1 to M2 अगर 1:4 हो रहा है तो आप ऐसा लिखोगे M1/M2 is 1/4, राइट, M1/M2 is 1/4। अब यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा सोचो, M1/M2 is 1/4, एंड थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो कहना इसे M1 + M2 is 2,
हाउ? भाई ये बॉम्ब कितने का था? 2 किलो का। उसी बॉम्ब के फटने पे तो 2 टुकड़े हुए, जो एक था M1 दूसरा था M2। तो अगर ये 2 किलो का है तो इन दोनों टुकड़ों का वजन भी तो 2 किलो ही होगा। इट्स लाइक दिस इज़ द पेन, 10 ग्राम का पेन, अगर इसको तोड़ा तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा वापस 10 ग्राम ही तो बनेगा। तो वही तो मुझे करना है यहाँ पर। तो M1 प्लस M2 इज़ व्हाट? टेल मी 2। सो इफ़ M1 प्लस M2 इज़ 2, तो यहाँ पर आप देखो क्या मैं M1 को रिप्लेस कर सकता हूँ? कैन आई? और लेट मी जस्ट रिप्लेस M2। कैन आई राइट डाउन यहाँ पर M2 एज 4M1, राइट? M2 एज व्हाट? टेल मी 4M1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5M1 इज इक्वल टू 2। M1 कितना हो जाएगा? टेल मी 2/5 विच इज़ 0.4। M1 कितना हो जाएगा? 2/5 विच इज़ 0.4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0.4 M1 की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ? 0.4 x टाइम्स M2। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ़ यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आपको क्या पता चलता है? दैट M2 इज़ 4M1 ना। अब उसमें अगर M1 0.4 है तो आप यहाँ पे डाल दो, तो फिर आपका M2 कितना हो जाएगा? डाल में 4 × 0.4, राइट? 4 × 0.4 मतलब कितना? 1.6। तो आपका M2 कितना हो चुका है? M2 हो चुका है 1.6, राइट? M2 कितना हो चुका है? 1.6। तो फिर ये कितना हो गया? 0। 4 × 0.4 हैज़ बिकम 1.6 प्लस x 1.6 मतलब कितना? -1.6 इज़ x टाइम्स 1.6। ये और ये कैंसिल होगा एंड आपको x की वैल्यू मिलेगी -1। ओके, आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय -1? इट मीन्स कि M2 कहाँ पे जाने वाला है? -1 मतलब क्या? M2 लेफ्ट में जाएगा 1 की स्पीड से। माइनस से मतलब क्या? इसका मतलब होता है M2 विल गो टू द लेफ्ट विद द स्पीड ऑफ व्हाट? टेल मी। लेफ्ट लिख दिया ना, अब माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, राइट? M2 विल गो टू द लेफ्ट विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। अच्छा, देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बुलेट एंड द गन वाला क्वेश्चन। ये तो आपने 9th स्टैंडर्ड स्कूल में भी किया होगा, वेदर यू आर फ्रॉम SSC बोर्ड और CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड, हर जगह पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दैट अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन। ओके, इट्स सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है। अब मुझे कोई क्वेश्चन के वैल्यूज़ वगैरह कुछ अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बट अगर वैसे क्वेश्चंस आए तो आपको खुद से करना पड़ेगा फिर, ठीक है? सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे। इट्स लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल। सी वी हैव डन गुड अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स। मैं एक भी न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, तो वो सब आपको करके आना है फिर जूम के टाइम पे, फिर आप मुझे डाउट पूछोगे। क्वेश्चन इज़ व्हाट? कि देर इज़ अ बुलेट, आई मीन देर इज़ अ गन। तो इट्स अ गन एंड इसके अंदर देर इज़ अ बुलेट स्टोर्ड। गन का जो मास है वो मैं ले लूँगा कैपिटल M, बुलेट का जो मास है मैं ले लूँगा स्मॉल m, ठीक है? गन का जो मास है उसको मैं ले लूँगा कैपिटल M। आई एम राइटिंग इट विद दिस कलर। कैपिटल M मतलब गन का मास, स्मॉल m मतलब बुलेट का मास, ठीक है? आपने इस गन से बुलेट को फायर करने वाले हो आप, एंड आपको बोला गया है कि जब आप इसको फायर करते हो, ठीक है, फायर करते हो तो अच्छा पहले ये देखते हैं कि फायर करने से पहले क्या हो रहा है। कहना इसे फायर करने से पहले इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो है। फायर करने से पहले आपका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है। टेल मी व्हाई? ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, दो ही तो चीज़ें हैं, एक होता है गन का मास, एक होता है बुलेट का मास। गन भी रेस्ट पर है, मतलब गन का वेलोसिटी भी ज़ीरो, बुलेट भी रेस्ट पर है, बुलेट का वेलोसिटी भी ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो वो भी ज़ीरो, तो दोनों ज़ीरो हो गए, तो आपका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। फाइन। अब आपको बोला कि शूट करने से डेफिनेटली व्हेन यू शूट व्हाट विल हैपन, आपका जो बुलेट है वो बुलेट तो यहाँ से बाहर निकलेगा, ये बुलेट तो यहाँ से बाहर निकलेगा। अब लेट अस से आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि द बुलेट गोज आउट विथ द स्पीड ऑफ
ये बुलेट बाहर निकल गया विद द स्पीड ऑफ वी फॉर स्पीड एंड बी फॉर बुलेट। तो आपको बोला है कि गन के साथ क्या होगा, ठीक है, आपको बोला है कि गन के साथ क्या होगा। तो इसका जो मास है वो क्या, स्मॉल m, इसका जो मास है वो क्या है, कैपिटल M। अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, आपका इनिशियल मोमेंटम कैसा है, 0। बट टेल मी वन थिंग, इफ योर इनिशियल मोमेंटम इज 0 दैट मीन्स योर फाइनल मोमेंटम ऑल्सो हैज़ टू बी 0। इनिशियल मोमेंटम इज 0 ना, क्योंकि ये भी रेस्ट पे ये भी रेस्ट पे। हमें क्या करना है, कंजर्व, वी वांट टू कंजर्व व्हाट, टेल मी, वी वांट टू कंजर्व आवर मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व अगर करवाना है इसका मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एंड इफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, ये भी रेस्ट पे ये भी रेस्ट पे, इनिशियल मोमेंटम 0 क्योंकि दोनों के वेलोसिटी 0 है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, टेल मी, स्मॉल m मतलब मास ऑफ द बुलेट, velocity of the bullet and plus mass of the gun m, velocity of the gun, तो उसको मैं लिखता हूँ vg, ठीक है, उसको मैं क्या लिखता हूँ, vg। नाउ अगर आप इसको यहाँ पर लेकर आते हो तो क्या बनेगा, कैपिटल M velocity of gun with a negative sign is equal to small m velocity of the bullet, right? ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, वेक्टर में होती हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें वेक्टर में, मतलब क्या, ये भी और ये भी दोनों वेक्टर में, डेफिनेटली मास तो वेक्टर हो नहीं सकता। वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, नेगेटिव साइन डिनोट करता है अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, अगर आपका बुलेट आगे जाएगा तो गन पीछे आता है। यू मस्ट हैव सीन इन द मूवीज़, बड़े बड़े जो गन्स होते हैं, तो जो भी गनर्स होते हैं जब वो फायर करते हैं तो उनका हाथ थोड़ा सा पीछे आता है। तो जब हाथ वो पीछे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, बिकॉज ये गन पीछे जाना चाहता है, सो दैट उसका मोमेंटम कंजर्व्ड हो। सो इट्स अ सिंपल लॉजिक नाउ, कैपिटल M वी जी, स्मॉल m वी बी। अब यहाँ पे 4 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ें आपको देते हैं एग्जाम में, चौथा आपको निकालना होता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। बट स्टिल मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यू ऑलवेज अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली, ठीक है। अब मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखो, आई मीन अप्लाई करो। तो डेफिनेटली गन वाले केस में इनिशियल मोमेंटम तो हमेशा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे तो आपको 0 ही लिखना है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, फाइनल मोमेंटम, मतलब क्या, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन। अब इन चारों में से हमेशा आपको 3 चीज़ें पता होंगी, चौथी चीज़ आपको पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है कि अगर बुलेट राइट में जा रहा है तो गन पीछे आएगा, और अगर गन आपने ऐसा रखा है, अगर बुलेट उस तरफ गया तो गन इस तरफ आएगा, मतलब गन की स्पीड जो है वो हमेशा बुलेट से उल्टे डायरेक्शन में होगी। एंड ये जो वेलोसिटी ऑफ द गन है, ये जो वेलोसिटी ऑफ द गन है, इसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी ऑफ द गन है, द स्पीड विथ विच द गन कम्स बैक, या फिर द गन इज थ्रोन बैकवर्ड, इज कॉल्ड एज व्हाट, टेल मी, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। डेफिनेटली हम हमेशा ये चाहते हैं कि ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो कम से कम हो, एंड रिकॉइल वेलोसिटी को कम से कम रखने के लिए आप ज़रा सा सोचो ना, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा सेम ही आने वाला है। अब मास ऑफ द बुलेट का मास डेफिनेटली बहुत कम होता है, राइट। बुलेट का अगर मास कम होता है तो उसका वेलोसिटी कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, राइट। बुलेट का मास कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। गन में हमें चाहिए कि रिकॉइल वेलोसिटी हमेशा कम हो, एंड रिकॉइल वेलोसिटी मतलब वी जी को कम रखने के लिए गन का जो मास है वो हमेशा हम लोग ज़्यादा रखते हैं। तो दैट्स वाई द गन्स आर वेरी हैवी, क्योंकि गन का अगर मास ज़्यादा होगा तो फिर रिकॉइल वेलोसिटी कैसी होगी, टेल मी, कम होगी, ओके। गन का अगर मास ज़्यादा होगा तो रिकॉइल वेलोसिटी कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर कोई नंबर्स लेके सॉल्व नहीं कर रहा, बट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आउट ऑफ द 4 थिंग्स यू विल हैव टू फाइंड आउट एनी वन, रेस्ट ऑफ द 3 विल बी गिवन टू यू। तो ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो गए in order to understand the law of conservation of linear momentum. And now we will try to see the next topic.
Now when we talk about our homework section, that is पेज नंबर 50 आपके थियोरी नोट्स में मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं, तो उससे मिलते जुलते कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा जो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर पाओगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, अगर आप कोई सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू मीट इन द जूम सून, सो वी कैन डिस्कस देयर। सो आई वुड वांट पेज नंबर 50 पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ओके 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने पहले आपसे वेलोसिटी पूछा है और फिर आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है ये अब तक मैंने आपको नहीं बताया, तो आप सेकेंड पार्ट मत सॉल्व करना, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस दैट आई वांट यू ऑल टू ट्राई। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। तो मैं चाहूँगा कि आप ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करें एंड that's it then. When we meet in the next lecture, okay, today the lecture is going to be a shorter than expected because I want to start with the next discussion in the next lecture itself, because that is going to be a little heavy lecture. हम लोग वहाँ पर पढ़ने वाले हैं different types of collision and ये जो restitution का मैंने आपको बोला ना, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड पार्ट छोड़ देना, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। So see you in the next lecture class. Till then, stay fit, stay healthy. Thank you.